नमस्कार, मैं हूँ राज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आर समाचार। इस समय पहुँचे हैं गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के बड़ाला गांव में। आपको बता दें कि हमारे बीच में इस समय मौजूद है विजय कुमार अमन जी। और यहाँ तक कि बता दें कि इस समय जो मुद्दा चल रहा है इनके खिलाफ, इन्होंने एक हॉस्पिटल के खिलाफ एक आवेदन दिया है डीएम साहब के पास कि आशा बहाली को लेके कुछ समस्या जिसमें कुछ धांधली की गई है हॉस्पिटल प्रभारी के द्वारा, उसी को लेके यहाँ मुद्दा उठा हुआ है। और उसमें कई मुद्दे हैं। आइए डायरेक्ट बातचीत करते हैं डॉक्टर अमन विजय कुमार अमन जी से, उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं अपनी तरफ से राज श्रीवास्तव चैनल को आज बिहार समाचार को सबसे पहले नमस्कार है और हार्दिक अभिनंदन। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या मुद्दा है कि जो आप ये आवेदन डीएम साहब को एक आवेदन दिए हैं, जो हॉस्पिटल प्रभारी जो आशा लोग को लेके कुछ गड़बड़ी की गई है उसमें। देखिए, सबसे पहले 1984 से अभी तक मैं जनताओं के बीच एक सेवक के रूप में राजनीति के तहत काम करते आ रहा हूँ। हमारी बात डॉक्टर ऋषि कुमार प्रभारी से हुई, जबकि उनका और हमारे बीच किसी तरह का मतभेद नहीं है, न कोई पैतृक दुश्मनी है। वो भी एक सेवक हैं, कुर्सी लेके आ जाइए, और मैं भी एक राजनीतिक मुद्दा पर एक सेवक हूँ। हमने उनसे कहा कि बिहार सरकार का जो मार्गदर्शिका है, भोरे प्रखंड में 19 आशाओं की बहाली करनी है, तो सबसे पहले आप मार्गदर्शिका के तहत चलेंगे। उन्हें आश्वासन भी दिया, लेकिन उन्होंने किया क्या कि एक आशा की बहाली पर उन्होंने डिमांड रखा 1.5 लाख रुपया, जबकि वो भी जानते हैं, सारी दुनिया भी जानती है कि आशा की कोई तनख्वाह नहीं है। आशा का डिलीवरी पर कमीशन है। कमीशन कितना मिलेगा कि वह आशा कार्यकर्ता इनको 1.5 लाख रुपया घूस देगी। इन्होंने घूस के लालच में इन्होंने जो मार्गदर्शिका का जो नियम है उसके सीधे उन्होंने उल्लंघन किया। मार्गदर्शिका यह कहता है कि जिस पंचायत में, जिस वार्ड में आपको आशा का चयन करना है, सबसे पहले 10 दिन पहले आपका आशा फैसिलिटेटर आंगनबाड़ी सेविका के साथ उस वार्ड में प्रचार प्रसार करेगी कि अमुक दिन को इस वार्ड में आशा के लिए, आशा चयन के लिए एक आम सभा की जाएगी, जिसमें मुखिया और प्रभारी प्लस VCM ये तीनों आदमी मौजूद रहेंगे। लेकिन प्रभारी जी ने ऐसा नहीं किया। बगैर आम सभा का इन्होंने कोरम पूरा किया। सीधे आम सभा के तौर पर इन्होंने पहुंचा उस वार्ड में, और पहुंच के इसके पहले इन्होंने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। उस वार्ड के जनता किसी को मालूम नहीं है कि हाँ यहाँ आशा की बहाली होने वाली है। इन्होंने सीधे उसी कैंडिडेट को खबर दिया जिस कैंडिडेट से इन्होंने पैसा ले रखा था और उसका आवेदन ले रखा था। हमको कहना है कि जब आम सभा हुआ तो आम सभा का नियम होता है कि उस पूरे वार्ड के 1/4 हिस्सा वहाँ आम जनता को उपस्थित होना चाहिए। उस बीच अगर आशा की बहाली होती है तो तमाम लोगों का आशा के लिए अपना आवेदन गिराना है। जो प्रभारी के पास गिरेगा आवेदन, उस आवेदन को लेकर इनको जाना है। उसमें जो आशा के लायक अगर बढ़िया उम्मीदवार है, उसको इनको वरीयता के हिसाब से कर देना है। वरीयता में इनको देखना है कि उसका पढ़ाई लिखाई क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसका शरीर स्वस्थ है कि नहीं है। ये तमाम चीज़ को उस आशा के तहत इनको जांच करना है, और तब वरीयता के हिसाब से, उदाहरण स्वरूप अगर मान लीजिए कि 5 ही आवेदन गिरा, तो 5 आवेदन में सबसे अधिक जिसका वरीयता होगा उसी को आशा चयन पर रखना है, उसको आशा चयन करना है। लेकिन इन्होंने सीधे पैसा का डिमांड करके उस वार्ड के किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं देते हैं। तो उसमें एक चीज़ और बताइए, उसमें तो ये भी एज भी देखना है ना कि अगर हम किसी एज भी देखना है कि हम ज़्यादा एज की महिला मैं बोला ना कि वरीयता देखना है। अगर 5-10 आवेदन गिरता है तो उसमें सबसे पहले वरीयता ये देखना है कि उसके शिक्षा दीक्षा कितना है, एज कितना, उसका उम्र कितना है, उसका स्वस्थ अस्वस्थ शरीर कैसा है। उसके बाद वहाँ आम सभा में बैठे तमाम लोगों को समझाना है कि हम उसी को करेंगे जिसका हर चीज़ से वह क्वालिफाइड होती है।
सोच सकते हैं। और उसको हम आप लोगों के समक्ष कर रहे हैं, वहीं चयन करके सभा बही रजिस्टर को लेके उनको चले जाना है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हर मुखिया को खबर दिया और मुखिया क्या किए कि आम सभा करने के 1 घंटा पहले प्रभारी को बुलाते हैं, प्रभारी जाते हैं वहाँ, VCM जाते हैं और मात्र वही कैंडिडेट उपस्थित होती है जिसको इन लोगों ने पहले से चयन कर रखा है। और वह कैंडिडेट आती है, अपना आवेदन देती है और उसको चयन करके लोग चले जाते हैं। मात्र 10-20 आदमी का दस्तखत हो जाता है। अब प्रभारी का आदेश होता है मुखिया के कि आप रजिस्टर को लेके चले जाइए। मुखिया जी लेके चले जाते हैं, अपने जाने पहचाने अपने मुँह लगू लोगों को 100-150 का उपस्थिति दर्ज करा लेते हैं और 3 दिन के बाद रजिस्टर जो है भेजते हैं प्रभारी के अपने। जबकि रजिस्टर उसी दिन प्रभारी को लेके चले जाना चाहिए, साथ में लेके आना, लेके साथ में जाना चाहिए। लेकिन 3 दिन 4 दिन मुखिया जी रखते हैं। कोरम तो पूरा करना है आम सभा का। लोग तो वहाँ था नहीं, किसी को जानकारी तो था नहीं। पंचायती भवन पर नोटिस तो टांगा गया नहीं था, जबकि पंचायत भवन पर 10 दिन पहले नोटिस टांगना है। आंगनबाड़ी के सेविका को प्रचार करना है, आशा फैसिलिटेटर को उस वार्ड में जाकर प्रचार करना है। ये कुछ नहीं होता है। तो कोरम पूरा करने के लिए प्रभारी जी के पास मुखिया जी 4 दिन 5 दिन 7 दिन के बाद वो रजिस्टर कोरम पूरा करके भेज देते हैं। आयु को पैसा मिल जाता है। इसी पहलू पर इन्होंने 19 सीट में लमसम 10 से 11 गो सीट को इन्होंने चयन किया, जिस पर मेरा क्लेम है। मैं DM साहब से आरजू विनती किया, अपील किया कि आप धरातल पर आएँ, इसको जांच कराएं। अगर वो आम सभा में 100, 150, 200 लोगों की रजिस्टर है, दस्तखत है, तो सबसे पहले श्रीमान जान लें कि वह 150, 200 लोग उस वार्ड के निवासी हैं कि नहीं। इस पर मेरा चैलेंज है कि उस वार्ड का निवासी है कि नहीं। अगर दूसरे वार्ड का अगर लोगों का दस्तखत करके कोरम पूरा कर दिया गया है तो इसके लिए मैं न्याय की लड़ाई के लड़ने के लिए हाई कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा आरजू विनती है DM साहब से इसी मुद्दा पर। इसके अलावा एक मेरा और कंप्लेन था कि जहाँ 2-2 MBBS डॉक्टर है, उस डॉक्टर के रहने के बावजूद भी प्रभारी जी क्या करते हैं कि OPD जो चलाते हैं वह भार दे देते हैं होम्योपैथ डॉक्टर को, BMS डॉक्टर को। प्रश्न बनता है कि एक होम्योपैथ के डॉक्टर OPD को कैसे संभालेगा, कैसे मरीजों को दवा लिखेगा, जबकि उसका मेडिसिन अस्पताल में है ही नहीं है। तो जब होम्योपैथ का मेडिसिन अस्पताल में नहीं है तो OPD में क्यों बैठा और OPD में मरीजों को बेवकूफ़ क्यों बनाया। BMS का कोई अधिकार नहीं है OPD में बैठने का, जहां सरकार हर अस्पताल में 4 गो 2-2 गो MBBS डॉक्टर दी है। लेकिन यह प्रभारी MBBS डॉक्टर से कमीशन खाते हैं और वह MBBS डॉक्टर अपने निवास पर अपने कहीं दूसरे शहर में जो है खुलेआम नर्सिंग होम चला रहे हैं। जैसा कि भोरे अस्पताल में एक डॉक्टर हैं जो अशोक कुमार अकेला हैं, वो भी भोरे रेफरल अस्पताल के कार्यकर्ता हैं। वह खुलेआम जो है कॉलेज रोड में अपना नर्सिंग होम चलाते हैं। प्रश्न यह बनता है कि सरकार उनको 80,000 90,000 तनख्वाह क्यों देती है कि अस्पताल से आप फांका मार के अपना नर्सिंग होम चलाइएगा। इस पर भी मेरा क्लेम है। तीसरा क्लेम यह मेरा है कि 26 जनवरी को यह प्रभारी ऋषु कुमार जी झंडा को अपमानित करते हैं। झंडा फहराने के वक्त ये दाढ़ी बनाने के चक्कर में पूरे भोरे शहर में घूमते हैं और उसी में समय व्यतीत हो जाता है और सारे थाना प्रभारी, ब्लॉक स्टाफ, तमाम जनता जनार्दन सभी लोग झंडा को घुरिया के खड़े हुए हैं कि काश प्रभारी आ जाते, झंडा को फहरा देते। लेकिन प्रभारी सैलून में बैठ के अपने दाढ़ी को शेव करवाने में लगे हैं। नतीजा यह होता है कि जब समय बीतने लगता है तो BDO साहब के आदेश पर डॉक्टर अशोक कुमार अकेला झंडा को आनन फानन में फहराते हैं, जो झंडा ऊपर जाके धरती पर 3 बार गिरता है और मजबूरन फिर BDO साहब आदेश करते हैं तो वह डॉक्टर अशोक कुमार अकेला झंडा को धरती पर खोल के फूल को गिराते हैं और धरती पर खोल के झंडा को फहराते हैं और तब झंडा को ऊपर लेकर बांधते हैं। अब इससे बेसी अपमान क्या है। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि जो झंडा है, झंडा तोलन होता है, वो फर्स्ट बार में झंडा तोलन किया जाता है और यहाँ पे देखा जाता है कि डॉक्टर ऋषु कुमार जो प्रभारी हैं वो उस वक्त नहीं पे थे, हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे और उसके बाद से BDO साहब के कहने पर डॉक्टर अकेला जी के द्वारा झंडा तोलन किया जाता है। तो उसमें उनके द्वारा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गिरता है, झंडा उतारा जाता है, खोला जाता है, चढ़ाया जाता है, जी, खोल खाल के चढ़ाया। जब चौथी बार क्या करते हैं
कि झंडा हाथी में तोलन कर दिया था। जी जी, और धरती में खोल के पसारा जाता है। हाथे में तोलन खोल के उसको पसार दिया था, उसके बाद से फिर ऊपर ले जाके बांधा बांधा जाता है कि झंडा तोलन हो गया। जी। तो वहाँ पे अधिकारी भी मौजूद होते हैं, पर अधिकारी सारे वहाँ लोग पे- मौजूद हैं। अधिकारी मौजूद है, पर अधिकारी किसी को ये बात नहीं बोलते कि ऐसा क्यों हुआ। ये चीज़ वहाँ पे अधिकारी को भी आवाज़ उठाना चाहिए, आवाज़ कुछ नहीं उठाते। क्या है? आज के डेट में जितने ये बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, ये सब जो है तानाशाही में मग्न हैं। इनको न देश से मतलब है, न इनको पब्लिक से मतलब है। ये पब्लिक को जो है अपना नौकर समझते हैं और देश को अपना जो है ये गिरबान समझते हैं। ये किसी कानून से डरने वाले ये ऑफिसर लोग नहीं हैं। या अपने मनमाने ढंग से चलते हैं। किसी भी अफसर के द्वारा या वे आदेश नहीं निकला या आवाज़ नहीं निकला कि डॉक्टर अशोक कुमार अकेला जी आज साहब गलती क्यों किए या आपने झंडा का अपमान क्यों किया। हम जनता के सेवक विजय कुमार अमन इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर डीएम साहब हमको न्याय नहीं देते हैं तो इसके लिए मैं हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आप यहाँ से जब आपने देखा कि हॉस्पिटल में इतनी बड़ी तादाद में झंडा का अपमान, तिरंगा का अपमान हुआ, तो आपने डीएम साहब के पास भी पहुँचे। वहाँ पे डीएम साहब की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? मैंने डीएम साहब को लिखित आवेदन दिया हूँ। फिर मैं झंडा संबंधी जो आवेदन हमने हैं उनके व्हाट्सएप पर, डीएम साहब के व्हाट्सएप पर 27 तारीख को मैं व्हाट्सएप भेज रहा हूँ। अब डीएम साहब जो है किसी तरह से हमने उसमें लिखा था कि मेडिकल विभाग को छोड़ के बाकी जनरल अफसर से जांच कराया जाए। तो डीएम साहब ने देखा कि गोपालगंज में सबसे ईमानदार हथुआ अनुमंडल के डीसीएलआर हैं, तो उनको उन्होंने जांच में दिया। डीसीएलआर साहब की ईमानदारी 11 तारीख को देखने को मिलता है कि जब भोरे में 11 तारीख को जांच में डीसीएलआर पहुंचते हैं तो सबसे पहले प्रभारी के चैम्बर में जाते हैं और जाके वहां बैठ के किस्म किस्म नाश्ता से उनको प्रभारी तौलते हैं और नाश्ता करने के बाद उन्होंने आनंद फानन में अपने फाइल को देखते हैं। उसके बाद चले जाते हैं ब्लॉक में और 2 बजे के समय था। हम देखते हैं कि अस्पताल से बड़ा बाबू और भीषम उस आशा के बहाली का फाइल को ले जाके उनके जिम्मे सौंपते हैं। हम पूछना चाहते हैं आपके मीडिया के, आपके चैनल के माध्यम से, मैं डीएम साहब से और मैं डीसीएलआर से यह जानना चाहूँगा कि क्या आप एक तरफा प्रभारी के खिलाफ में हमने दरखास्त दिया था और एक तरफा अपने प्रभारी से बयान लिया और क्लेम करता विजय कुमार अमन से आपने कोई बयान नहीं लिया, तो क्या मैं विश्वास करूं कि आप सही रूप से कानून के हित में आप जांच रिपोर्ट अपना देंगे? प्रश्न बनता है डीसीएलआर के ऊपर। आपको बता दें कि यहाँ पे जो आरोप, बहुत बड़ा आरोप है ये, एक सबसे बड़ी आरोप है कि तिरंगा का अपमान। तिरंगा का अपमान तो बहुत बड़ा अपमान हुआ है। वहाँ पे अधिकारी लोग भी थे, अधिकारी लोग को भी आवाज़ उठाना चाहिए था, पर उनके द्वारा भी कोई आवाज़ नहीं उठाया गया। सर, एक चीज़ और कहेंगे कि आपके पास जो तिरंगा का अपमान का जो वीडियो है 3 बार, वो वीडियो आपके पास उपलब्ध है? मेरे पास, मैं भी वहाँ पहुँचा, लेकिन मैं उस समय पहुँचा जब झंडा जैसे ही गिरा, मैं तुरंत पहुँचा। मैं कुछ दूर पे खड़ा होकर मैं झंडा का सलामी लिया और मेरे पास मोबाइल जो था वो भी ऑफ था। अगर ऑफ मोबाइल नहीं रहता तो मैं उस झंडे का फिगर ले लेता, लेकिन मेरे सामने चैनल का प्रदीप शर्मा, चैनल वाले विवेक सिंह, ये दोनों आदि झंडा का जो है वो फ़ोटो खींचते हैं, अपने कैमरे में कैद करते हैं और तमाम स्टाफ अस्पताल के लोग जो कर्मचारी थे वो भी लोग फ़ोटो को खींचते हैं। लेकिन प्रभारी को बचाने के लिए सारे लोग कहते हैं कि ना, फ़ोटो मेरे पास नहीं है। जैसा कि मैंने प्रदीप शर्मा को फ़ोन किया, विवेक सिंह को फ़ोन किया, ये दोनों आदमी कहते हैं कि ना, हम झंडा का फ़ोटो नहीं लिए हैं। साहब झंडा का फ़ोटो नहीं लिए हैं, लेकिन अगर डीएम साहब अगर चाहें, डीसीएलआर साहब अगर चाहें, ये दोनों चैनल वाले फ़ोटो को दे सकते हैं। ये फ़ोटो को लेके ये दोनों चैनल वाले प्रभारी से ब्लैकमेलिंग के काम कर रहे हैं। हमारे पास फ़ोटो है, एक फ़ोटो हमारे पास है जो लास्ट में झंडा को फहरा के ऊपर ले जाकर बांधते हैं डॉक्टर अशोक कुमार अकेला और सलामी लिखते हैं, तो उस समय का फ़ोटो मेरे भी मोबाइल में जब्त है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी आप बात हुई है हमारी विजय कुमार अमन जी से, तो उनका कहना है कि जो झंडा तोलन का वीडियो है, हम आपको अपने स्क्रीन पे दिखाएंगे कि झंडा तोलन का वीडियो वाकई में कि उसमें 3 बार झंडा तोलन हुआ था कि नहीं हुआ था, ये आप हमारे स्क्रीन पे देखेंगे और स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे आप
तो हम आपको झंडा तोलन का वीडियो जो आपको दिखाएंगे। उसके बाद यह प्रभारी जी प्रभात खबर को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, जबकि वह झंडा फहराने वक्त उपस्थित नहीं है। 10:15 में प्रभारी उपस्थित होते हैं, अपने 3-4 कर्मचारियों के साथ झंडा के पास खड़ा होकर अपने फोटो को खिंचवाते हैं और प्रभात खबर को बेवकूफ़ बना के कहते हैं कि झंडा को मैंने फहराया है, जो 27 तारीख के प्रभात खबर में स्पष्ट मीडिया ने लिखा है कि रेफरल अस्पताल का झंडा ऋषि कुमार प्रभारी के द्वारा बनाया गया है। तो मेरा प्रश्न बनता है कि या तो सरकार को बेवकूफ़ प्रभारी ऋषि कुमार और प्रभात खबर बनाते हैं आखिर बेवकूफ़ मैं बनाता हूँ। ये धरातल पर आना होगा और फोटो को जांच करना होगा, वहाँ उपस्थित लोगों से पूछना होगा कि झंडा किसने फहराया। ये बात जो बोली है बहुत बड़ी बात बोल चुके हैं कि पेपर में ये जो चला है कि प्रभात खबर में चला था कि झंडा तोलन डॉक्टर ऋषि कुमार प्रभारी के द्वारा किया गया है, पर ये चीज़ हम आपको क्लियर करा देंगे। और ये चीज़ हम क्लियर खुद नहीं करेंगे, क्लियर आपको जब न्यूज़ आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से क्लियर होगा, देख सकते हैं कि झंडा तोलन किन के द्वारा कराया गया है, किन के द्वारा किया गया है और कितने बार झंडा तिरंगा का अपमान किया गया है। तो उसको लेकर हम डीएम साहब से कहेंगे एक बार इस पर आप जाँच पड़ताल कीजिए और उसके बाद। और मैं डीएम साहब से अपील करूंगा कि सारे गोपालगंज जिला के जनता जनार्दन आपको उस वक्त अभी के रूप में एक अपना प्रशासनिक प्राधिकारी को चयन किया है। सबको आशा है कि आप धरातल पर सही को आप सही करार देंगे। इसलिए मेरे आपसे अपील है कि डीसीएलआर को फिर आदेश दें कि डीसीएलआर जब तक क्लेम करता विजय कुमार अमन से बयान नहीं लेते हैं तब तक उस मैटर पर अपना जांच रिपोर्ट डीएम के पास नहीं सौंप। आप बहुत हो गया है तो हम आपसे कहेंगे कि आप ये जो झंडा तोलन का है ये वीडियो आप देखिएगा और उसमें खुद आपको पता चल जाएगा कि झंडा तोलन किन के द्वारा किया गया है, डॉक्टर अकेला जी के द्वारा कि ऋषि प्रभारी डॉक्टर प्रभारी ऋषि प्रभारी जी के द्वारा किया गया है। तो उसमें आप देखिए हमारे साथ और जो भी मुद्दा आएगा हम आपको बताएंगे कि आगे प्रक्रिया वही डीएम साहब से क्या सोशल मीडिया इनको वो भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं RBR समाचार। धन्यवाद कर दीजिए।